अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, जो कि एमिली डिकिंसन ने लिखी है। ठीक है, इस पोएम से रिलेटेड ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपनी चैनल पे, जिसमें मैंने अबाउट ऑथर, अबाउट पोएम, पोएम की समरी एंड टाइटल को जस्टिफाई करा है। ठीक है, एंड इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले जो पोएम है इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो पोएम की थीम्स हैं तो उनको डिस्कस करेंगे, एंड लास्टली जो पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं इस पोएम में तो उनको भी डिस्कस करेंगे। मैंने ये प्रीवियस वीडियो में भी बोला, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ, जो थीम्स हैं एंड पोइटिक डिवाइसेस हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस पोएम के, क्योंकि आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन भी थीम्स एंड पोइटिक डिवाइसेस से रिलेटेड है, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, चलिए जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है इस पोएम का तो वो भी डिस्कस करते हैं। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, द कैरेज हेल्ड बट जस्ट आवर सेल्व्स एंड इमॉर्टैलिटी। जो पोएट है वो कहती है कि मैं डेथ के लिए नहीं रुकी, तो उसने मेरा वेट करा। ठीक है, वो मेरे लिए रुका क्योंकि वो बहुत पेशेंट था, तो उसने मेरा वेट करा एंड वो बहुत नरम दिल से आया। ठीक है, एंड मुझे एक कैरेज में ले गया। कैरेज एक गाड़ी होती है जिसको कि घोड़े पुल कर रहे होते हैं, तो उस गाड़ी में वो मुझे ले गया एंड उस गाड़ी में एक तो खाली मैं थी, दूसरा जो उसमें कंपेनियन था तो वो था इमॉर्टैलिटी। तो यहाँ पे जो इमॉर्टैलिटी है, जो लाफानियत है, उसको भी यहाँ पे पर्सोनिफाई करा गया है कि वो एक पर्सन की तरह है। ठीक है, वरना जो लाफानियत है हमें तो ये इसको तो देख भी नहीं सकते, मतलब ये ऐसी चीज़ है जिसको ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, बट यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करा गया है कि एक पर्सन की तरह बैठा हुआ है पोएट के साथ इस गाड़ी में। ठीक है, तो सेकेंड स्टेंजा को एक्सप्लेन करते हैं। We drove slowly, he knew no haste, and I put away my labor and my leisure too for his civility. जो पोएट है वो फिर कहती है कि हम बहुत धीरे से चले, तो उसे कोई भी जल्दी नहीं थी, मतलब जो डेथ है उसे कोई भी जल्दी नहीं थी, तो बहुत आराम से वो चल रहा था। एंड मैं जो हूँ मैंने सब कुछ छोड़ दिया उसके लिए। ठीक है, मतलब अगर मैं कोई काम कर रही थी तो उसको भी मैंने छोड़ दिया, अगर मैं फ्री टाइम में थी, अगर मेरा फ्री टाइम था या बैठी हुई थी तो मैंने वो भी छोड़ दिया। एंड इसके तहज़ीब के लिए हम कह सकते हैं, इसकी जो मेहमान नवाजी है या इसके इस्तकबाल के लिए मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया एंड इसके साथ जो डेथ है इसके साथ चली आई। ठीक है, एंड हमारा ऑब्वियसली इस पर कोई कंट्रोल भी नहीं होता है, तो जिस टाइम पे डेथ आती है तो हमें सब कुछ छोड़ के इसके साथ जाना पड़ता है, तो हमारा उस टाइम पे बस बिल्कुल भी नहीं चलता। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेकंड स्टेंजा है उसकी मतलब जो लास्ट वर्ड है तो वो है सिविलिटी, तो सिविलिटी के बाद कोई फुल स्टॉप नहीं है, तो कोई पास नहीं है, तो उसके बाद जो थर्ड स्टेंजा है तो वो यहाँ पे कंटिन्यू जो है वो हो रहा है। तो ये एक पोइटिक डिवाइस है जिसको कि एनजैपमेंट कहते हैं। ठीक है, एनजैपमेंट का मतलब ये होता है कि जब लाइन जो है वो फुल स्टॉप से ख़त्म नहीं होती बल्कि उसकी जो मीनिंग है वो कन्वे करती है किसी दूसरी लाइन में या किसी दूसरी स्टेंजा में, तो इसको एनजैपमेंट कहते हैं। तो ये हमें आगे काम भी आएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे ज़रूरी है कि इस चीज़ को बोलना। ठीक है, एंड जो थर्ड स्टेंजा है उसको एक्सप्लेन करते हैं। वी passed द स्कूल वेयर चिल्ड्रन strew at recess in the ring, we passed the fields of gazing grain, we passed the setting sun. जो पोएट है वो यहाँ पे कहती है कि जब मैं राइड कर रही थी, जब मैं इस कैरेज में थी, इस गाड़ी में थी, तो मैंने बहुत सारे सीन्स देखे। मैंने क्या सीन्स देखे? मैंने देखा कि एक स्कूल में जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं रिसेस टाइम पे, मतलब लंच ब्रेक में वो खेल रहे हैं। और क्या देखा मैंने? जो फसलों से भरे हुए खेत हैं मैंने वो देखे। एंड उसके बाद मैंने क्या देखा? जो आफ्ताब है वो गुरूब हो रहा था। ठीक है, ये जो सीन्स हैं मैंने देखे, एंड इन सीन्स को आप, ये जो तीन सीन्स हैं तो इनको आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि आगे जो पोइटिक डिवाइस है सिंबलिज्म, तो उसमें भी ये हेल्प करेगा हमें। तो एंड उसके साथ साथ जो थर्ड लाइन है यहाँ पे है लास्ट में, गेजिंग ग्रेन। गेजिंग ग्रेन का मतलब ये होता है कि जो फसल होती है, मतलब मैक्सिमम सनलाइट को पाने के लिए तो वो आफ्ताब की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब होता है गेजिंग ग्रेन। एंड यहाँ पे ये जो गेजिंग ग्रेन है ये एक पोइटिक डिवाइस है जो कि है एलोट्रेशन। एलोट्रेशन मतलब जब वर्ड्स की जो बिगनिंग है वो सेम साउंड से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे भी ये एक पोइटिक डिवाइस है एलोट्रेशन, एंड इसको हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं। चलिए जो फोर्थ स्टेंजा है तो उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। फोर्थ स्टेंजा के बाद जो पोएट का जो टोन है, जो बात करने का लहजा है, वो यहाँ पे सडनली चेंज होता है, क्योंकि वो पहले हमने देखा जो तीन स्टेंजा है वो बहुत रिलैक्स है। ठीक है, वो विलिंग है डेथ के साथ जाने के लिए, बट उसके बाद फोर्थ स्टेंजा के बाद हम देखते हैं कि उसका जो टोन है वो चेंज होता है। वो अब रिलेक्टेंट फील करती है, वो अब हेजिटेंट फील करती है, वो हिचकिचाती है आगे बढ़ने से कि अब आगे क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। और रादर ही passed us, the dews drew querying and chill,
फॉर ओनली गोसमर माई गाउन माई टिपिट ओनली ट्यूल। जो पोएट है वो कहती है कि मैं ये जो सीन्स हैं ये देख रही थी, मतलब इनको एक्सपीरियंस कर रही थी डेथ के साथ, एंड अब क्या हो रहा है कि जो डेथ है उसने हमें पास करा, डेथ ने हमें पास करा। इसका ये मतलब हो सकता है कि जो पोएट है उसको फील हो रहा है कि वो अब मर चुकी है, ठीक है, अब जो डेथ है वो आ चुकी है उसकी। एंड ही पैस्ट अस इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही बताया जो पोएट है या जो कैरेज है इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो पोएट है, दूसरा जो इमोर्टैलिटी है, मतलब दो हम कह सकते हैं यहाँ पे इंसान है, ठीक है। तो इंसान तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे बट पर्सोनिफाई करा गया है कि इमोर्टैलिटी को, कि वो एज अ पर्सन आता है एंड पोएट के साथ बैठ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो पोएट है उसको फील हो रहा है कि वो अब डेथ मतलब उसकी अब डेथ आ चुकी है, ठीक है, वो अब मर चुकी है। एंड मैंने पहले बताया मतलब इसके ऊपर वाले स्टेंजा में कि जो आफ्ताब है वो अब गुरूब हो चुका है एंड जो पोएट है उसको अब ठंड लग रही है। जो ड्यू है तो उन ड्यू ड्रॉप्स की वजह से वो अब कांप रही है, उसे बहुत कोल्ड फील हो रहा है, ठीक है। चिल मतलब कोल्ड फील होना, तो वो उसे बहुत सर्दी लग रही है। एंड उसके जो क्लोथ्स का जो डिस्क्रिप्शन है उससे हमें ये पता लग रहा है कि उसने खास कपड़े पहने नहीं है, मतलब गर्म कपड़े उसने पहने नहीं है, ठीक है। गोसमर जो है ये होता है कि लाइट थिन डेलिकेट मटेरियल, कि मतलब बहुत हल्का मटेरियल, ठीक है, कि जो उतना गर्माहट नहीं दे सकता इंसान को। गाउन जो है ये भी एक क्लोथ होता है, तो जो लड़कियां उन्हें ज़्यादा पता होगा, तो ये बहुत लॉन्ग ड्रेस होता है, ठीक है। जो टिपेट है, टिपेट का मतलब होता है स्कार्फ, ठीक है, बट जिसके मतलब जिसमें फ़र होता है, ये जो नेक है उसके अराउंड ये डालते हैं, ठीक है। एंड जो टोल है इसका मतलब ये होता है कि ये भी एक सॉफ्ट मटेरियल होता है, तो ये भी बहुत हल्का मटेरियल होता है। तो यहाँ आप इमेज में भी इन चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। तो उसके क्लोथ्स की जो डिस्क्रिप्शन है उससे हमें ये पता लग रहा है कि उसने ऐसे कपड़े पहने हैं जिसकी वजह से उनको मतलब जिसकी वजह से वो उन्हें जो सर्दी है उससे नहीं बचा सकते, तो बहुत हल्के कपड़े पहने हैं उसने, ठीक है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। चले जो फिफ्थ स्टेंजा है तो उसको भी डिस्कस करते हैं। वी पैस्ड बिफोर अ हाउस दैट सीम्ड अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड, द रूफ वॉज स्कार्सली विजिबल, द कॉर्नर्स इन द ग्राउंड। तो जो पोएट है वो यहाँ पे कहती है कि जब मैं राइड कर रही थी, ठीक है, उसके बाद हम एक जगह पे रुके, ठीक है। वो जो जगह है वहाँ पे एक घर था, एंड ये जो घर है ये ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये जो घर है पूरा अंडरग्राउंड में है एंड ये स्वेलिंग की तरफ बाहर आ गए हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, जैसे बॉडी के किसी पार्ट में स्वेलिंग होती है तो वो जो पार्ट है वो बाहर निकलने लगता है, तो बिल्कुल वैसे ही जो ये घर था तो पूरा अंडरग्राउंड में था। एंड बस मतलब हमें ऐसा लग रहा था यहाँ पे घर है क्योंकि इसका जो ऊपर वाला पार्ट है तो वो बाहर की तरफ निकला हुआ था, ठीक है। बिल्कुल आप ऐसे मानो जैसे कब्र का डिस्क्रिप्शन जो है तो वो है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बट इसको डिस्क्राइब करा गया है कि एक हाउस की तरह है एंड इसका जो छत है, जो रूफ है इसका, तो ये स्कार्सली विजिबल था, मतलब हार्डली ये हमें दिख रहा था। एंड इसका जो कॉर्निस था, कॉर्निस आप इमेज में देख सकते हो कैसा होता है, ये पूरा ग्राउंड में था, मतलब ये जो पूरा घर है ये अंडरग्राउंड में था, ठीक है। यहाँ पे बस कहने का ये मतलब है कि जो ये घर है इसको यहाँ पे मेटाफर की तरह यूज़ करा गया है। बेसिकली बात हो रही है कब्र की, जो पोएट है उसका जो फाइनल रेस्टिंग प्लेस है तो वो यहाँ पे कब्र है, ठीक है। एंड जो पोएट है उसने मतलब ये इमेजिन करा था कि मरने के बाद उसे क्या मिलेगा, उसे आसमान में कोई महल मिलेगा, बट उसे कोई महल नहीं मिल रहा, उसे जो कब्र है वो मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो क्रिश्चियंस का जो बिलीफ है, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का जो बिलीफ है कि मरने के बाद वो सीधा जन्नत में जाएंगे, हेवन में जाएंगे, बट यहाँ पे जो पोएट है उस चीज़ को चैलेंज करती है कि ये तो कब्र में जा रही है, मैं किसी मतलब हेवनली प्लेस में नहीं जा रही हूँ, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं। चले जो सिक्स्थ स्टेंजा है तो उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। सिंस देन टिस सेंचुरीज, तो ये टिस नहीं है, बेसिकली जो इट इज़ है तो उसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म है। Since then, it's centuries and yet feels shorter than a day. I first surmised the horse's heads were toward eternity. जो पोएट है वो कहती है कि जब मैंने ये राइड करी थी डेथ के साथ तो तब से लेके अब तक सदियाँ गुजर चुकी है, सेंचुरीज गुजर चुकी हैं, बट मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि ये चीज़ें तो कल ही हुई थी, ये जो राइड है मैंने कल ही करी थी, थोड़े टाइम पहले ही करी थी। तो इतनी हार्श मेमोरी इसके साथ जुड़ी हुई है क्योंकि इसे फील हो रहा है जैसे ये चीज़ें तो कल ही हुई थी। एंड जो पोएट है वो कहती है आगे कि मैंने सबसे पहले ये चीज़ एज्यूम करी थी, या एज्यूम भी क्या, मुझे कोई शक भी नहीं था कि मतलब हम कहीं और जा रहे हैं, मुझे तो यही पता था कि हम तो इटर्निटी की तरफ जा रहे हैं, हम तो हेवनली लाइफ की तरफ जा रहे हैं। बट फिर मुझे या जो घोड़े हैं मतलब इनकी जो डायरेक्शन है ये तो इटर्निटी की तरफ जा रहे हैं, ये तो टुवर्ड्स हेवनली लाइफ की तरफ जा रहे हैं। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब हम इटर्निटी की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो मतलब कहीं और जा रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया, जो पोएट है यहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी के जो ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स है तो उनको चैलेंज कर रही है कि डेथ के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप हेवनली लाइफ में जाओगे, ठीक है, तो आपकी मंजिल कुछ और भी हो सकती है, ठीक है। तो आई गेस जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है तो वो आपको क्लियर है, आपने सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली होगी। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं थीम्स। चलिए जो थीम्स हैं इस पोएम के तो वो भी डिस्कस करते हैं। जो पहला थीम है वो है डेथ एज जेंटल गाइड। जो डेथ है वो हमेशा फ्राइटनिंग नहीं हो सकता, तो ये जो थीम है, पहला इसका थीम है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। ये जो पोएम है इसमें जो डेथ है इसको पोर्ट्रे करा गया है कि ये एक काइंड एंड जेंटल कंपेनियन है, ठीक है, मतलब कि एक नरम दिल इंसान हम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोर्ट्रे से करा गया है कि ये एक मतलब नरम दिल इंसान की तरह आता है एंड अनएक्सपेक्टेडली आता है, ठीक है, कि हमारे ऊपर नहीं है कि जब हम रेडी हो डेथ के लिए तो तब हमारी डेथ आए, नहीं, जब मतलब अल्लाह ताला ने हमारा टाइम लिखा होगा कि इस टाइम पे इनको दुनिया से वापस जाना है तो हम उस टाइम पे जाएंगे, तो हमारे ऊपर ये बिल्कुल नहीं है। एंड जो डेथ है वो यहाँ पे फिर क्या करता है कि वो जो स्पीकर है उसको गाइड करता है आफ्टर लाइफ में, मतलब मरने के बाद जब उसे फिर से ज़िंदा होना है तो उस टाइम पे जो डेथ है वो उसे गाइड करता है, ठीक है, मतलब जो स्पीकर है उसको वो गाइड करता है। ये जो थीम है ये चीज़ सजेस्ट करता है कि जो डेथ है वो हमेशा फ्राइटनिंग नहीं हो सकता, मतलब हमेशा डरावना नहीं हो सकता जैसे हम सोचते हैं, बल्कि जो डेथ है ये नेचुरल पार्ट है लाइफ की जर्नी का, कि जो भी इस दुनिया में आता है उसे एक ना एक दिन वापस जाना ही जाना है। एंड जो डेथ है वो ज़्यादा मतलब उतना भी फ्राइटनिंग नहीं हो सकती जितना हम सोचते हैं, ठीक है। एंड जो डेथ है हर किसी को डेथ का सामना करना पड़ेगा एंड उसे जो डेथ है इसे नेचुरल पार्ट की तरह लेना है कि जो डेथ है वो मतलब कभी भी आ सकती है एंड हमें इससे लाइक डरना नहीं चाहिए, तो हमें इसका फेस करना चाहिए, ठीक है। ये इसका पहला थीम है। इसके बाद जो इसका सेकंड थीम है वो है द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब कि जो वक्त है वो गुजरता है, मतलब कंटिन्यूसली जो वक्त है वो गुजरता है एंड जो वक्त है वो कभी पीछे नहीं आता। तो ये इसका सेकंड थीम है। जो पोएम है इसमें इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करी गई है कि जो मतलब टाइम के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करी गई है कि जो टाइम है वो कभी कभार हमें शॉर्ट भी लगता है, जो टाइम है वो कभी कभार हमें लॉन्ग भी लगता है। ये डिपेंड करता है कि जो इंसान की जो सिचुएशन है वो कैसी है। अगर इंसान बहुत ज़्यादा खुश है तो उसे ऐसा फील होता है कि जो टाइम है वो बहुत मतलब तेज़ी से जा रहा है, ठीक है, मतलब जो वक्त है वो बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। बट जब हम सैड होते हैं तो उस टाइम पे फील होता है कि अगर मतलब एक दिन जो है वो महीने के बराबर लगता है, ठीक है, तो इतना वो लंबा लगता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि इंसान जितना ज़्यादा खुश होता है तो ऐसा फील होता है टाइम उतनी जल्दी ही गुजर रहा है एंड जितना इंसान सैड होता है तो उतना वक्त जो है वो बहुत धीरे से गुजर रहा होता है, ठीक है, तो ऐसा हमें फील होता है। तो जो स्पीकर है वो यहाँ पे इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है कि मतलब या ये चीज़ जो है हमने कब देखा या पोएम में कहाँ देखा कि जो स्पीकर है वो यहाँ पे या पोएम में बोलती है कि मतलब जब मेरा एनकाउंटर हुआ था, जब मेरा सामना हुआ था डेथ के साथ, तो तब से लेके अब तक सेंचुरीज गुजर चुकी है, ठीक है, बट मुझे ऐसा फील होता है कि वो जो चीज़ें हैं वो तो कल ही हुई, क्योंकि मतलब मैंने पहले ही बोला ये चीज़ कि मतलब हार्श मेमोरी जुड़ी हुई होगी उसकी उस दिन के साथ या जो राइड है उसके साथ, तो इस वजह से उसे ऐसा फील होता है कि वो जो राइड है मैंने वो कल ही करी थी, ठीक है। तो ये इसका सेकंड थीम है। एंड इसके बाद जो थर्ड थीम है तो वो है इटर्नल जर्नी, ठीक है, कि मतलब मरने के बाद आपको हमेशा के लिए ज़िंदा होना है, ठीक है। तो ये जो पोएम है ये इस आइडिया को भी टच करती है, इस आइडिया के ऊपर भी बात करती है कि जो आफ्टर लाइफ है, ठीक है, मतलब मरने के बाद हमें फिर से ज़िंदा होना है, तो उस आइडिया के ऊपर ये बात करती है, ठीक है। जो स्पीकर है वो रियलाइज़ करती है कि ये जो कैरेज राइड थी डेथ के साथ तो वो उसे इटर्निटी की तरफ ले जा रहा है, ठीक है, कि मतलब मरने के बाद वो फिर से ज़िंदा होगी और हमेशा के लिए ज़िंदा होगी, ठीक है। एंड इस आइडिया को इस आइडिया को हाईलाइट करती है यहाँ पे कि जो लाइफ है मरने के बाद वो कंटिन्यू रहेगी। तो इंसान जो है वो उसकी जो लाइफ है वो हाँ मतलब जो दुनिया में उसकी लाइफ है वो तो ख़त्म होगी, बट उसके बाद उसे फिर से ज़िंदा होना है एंड हमेशा के लिए वो फिर ज़िंदा रहेगा, ठीक है। तो ये इसका थर्ड थीम है। आई होप कि जो थीम्स हैं तो वो आपको क्लियर है। तो चलिए जो पोएटिक डिवाइसेस हैं तो उनको भी डिस्कस करते हैं। पोएटिक डिवाइसेस, चलिए जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उनको अभी एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जिस पोएटिक डिवाइस को एक्सप्लेन करेंगे वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है जब हम नॉन ह्यूमन को ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं तो उसका मतलब होता है पर्सोनिफिकेशन। तो इस पोएम में जो डेथ है उसको पर्सोनिफाई करा गया है कि वो एक पोलाइट, एक नरम दिल और मतलब सब्र करने वाले ड्राइवर की तरह आता है एंड स्पीकर के लिए रुकता है, ठीक है। तो
मतलब जो वेट है या जो काइंड होता है, ठीक है, या जो पोलाइट होता है वो एक इंसानी होता है। तो यहाँ पे डेथ जो है उसको एक ह्यूमन क्वालिटीज़ दे दी गई है कि वो सब्र करता है एंड वो नरम दिल है, ठीक है। तो ये जो पर्सोनिफिकेशन यूज़ करा गया है डेथ के लिए, तो इसकी वजह से जो डेथ है वो यहाँ पे एक रिलेटेबल कैरेक्टर बन जाता है इस पोएम में, जो कि मतलब किसी के लिए वेट करेगा। तो हम ऐसे ही समझ लेते हैं, एक इंसान जो कि किसी के लिए वेट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला पोएटिक डिवाइस। जो सेकंड पोएटिक डिवाइस है तो वह है इमेजरी। तो इस पोएम में बहुत ही अच्छी इमेजरी का यूज़ करा गया है, ठीक है। जैसे हमने देखा जो मतलब जर्नी है या ये जो कैरेज है इस पे राइड कर रहे हैं, तो उसके बाद जो पोएट है वो बहुत सारे सीन्स देखती है, जैसे कि वो स्कूल में जो बच्चे हैं वो खेल रहे होते हैं, या जो फील्ड्स ऑफ ग्रेन है वो देख रही होती है। उसके बाद सेटिंग सन जो है गुरूब आफ्ताब वो देखती है। उसके बाद जो ग्रेव है या जो हाउस है, हाउस का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो वो हम देखते हैं, या जो मतलब ये जो इमेज हैं तो इनका यूज़ हुआ है इस पोएम में। एंड इन इमेजेस की वजह से जो रीडर है वो समझ पाता है कि ये जो जर्नी है पोएट की तो ये कैसे गुजरी थी, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं एलिट्रेशन। चलिए, जो थर्ड पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन, तो उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। एलिट्रेशन मैंने पहले भी बताया, जब वर्ड्स की बिगिनिंग में जो लेटर है वो सेम होगा या जो मतलब साउंड है वो सेम होगा तो वो होता है एलिट्रेशन, ठीक है। एंड इस पोएम में हमने देखा जो गेजिंग ग्रेन है तो वो एलिट्रेशन जो है वो पोएटिक डिवाइस है। तो इसकी वजह से या जो एलिट्रेशन है इसकी वजह से जो पोएम है इसको एक म्यूजिकल क्वालिटी मिलती है, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, जो फोर्थ पोएटिक डिवाइस यूज़ करा गया है इस पोएम में उसको अभी एक्सप्लेन करते हैं, वो है एंजायमेंट, ठीक है। एंजायमेंट जो है ये एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जहाँ पे जो लाइन है वो एंड नहीं होती फुल स्टॉप के साथ, बल्कि उसकी जो मीनिंग है मतलब वो कन्वे होती है सेकंड लाइन में भी, या चल रही होती है सेकंड लाइन में भी कंटिन्यूसली, ठीक है। तो ऐसे पोएटिक डिवाइस को एंजायमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पोएम में भी एक्सप्लेन करा एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो एग्जाम्पल, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी। तो यहाँ पे डेथ के बाद कोई फुल स्टॉप वगैरह नहीं है, बल्कि जो लाइन की जो मीनिंग है या जो लाइन है तो वो यहाँ पे विदाउट पास चल रही है सेकेंड लाइन में भी, ठीक है। तो ये जो पोएटिक डिवाइस है तो इसे एंजायमेंट कहते हैं, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, जो फिफ्थ पोएटिक डिवाइस यूज़ करा गया है इस पोएम में आयरनी को, तो उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। जो आयरनी है ये भी एक पोएटिक डिवाइस है। तो आयरनी का मतलब ये होता है कि जब डिफरेंस हो बिटवीन के मतलब क्या हो रहा है एंड क्या होना चाहिए तो उसमें डिफरेंस हो तो उसे कहते हैं आयरनी, या मतलब कि जब अपीयरेंस एंड रियलिटी में डिफरेंस हो तो उसे आयरनी कहते हैं, ठीक है। तो जो आयरनी है वो हम फर्स्ट स्टेंजा में देख सकते हैं। जो स्पीकर है वो कहती है कि बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, तो मैं डेथ के लिए नहीं रुकी, ठीक है। बट रियलिटी में क्या हुआ, जो डेथ है वो उसके लिए रुका, ठीक है। तो हमें ऐसा फील होता है कि यहाँ पे डिफरेंस है कि असल में क्या होना चाहिए था, या हमने क्या एक्सपेक्ट करा कि जो स्पीकर हैं वो डेथ का वेट करती, कि मतलब स्पीकर जो है उसके बस में नहीं था, वो बस वेट ही कर सकती थी डेथ का कि कब डेथ आएगी, तो मेरे बस में नहीं है, मैं बस इसका इंतज़ार कर सकता हूँ, ठीक है, या इंतज़ार कर सकती हूँ। बट जो एक्चुअली क्या हुआ कि जो डेथ है वही उसके लिए रुका कि मतलब मैं आपका इंतज़ार करूंगा एंड मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा, ठीक है। तो जो डेथ है वही यहाँ पे जो पोएट है उसके लिए वेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आयरनी है कि हमने मतलब क्या एक्सपेक्ट करा था एंड यहाँ पे क्या चीज़ हुई, ठीक है। तो इसको ही आयरनी कहते हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, जो सिक्स पोएटिक डिवाइस यूज़ करा गया है इस पोएम में तो उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। जो सिंबलिज्म है ये भी एक पोएटिक डिवाइस है, जिसमें क्या होता है कि हमें बताया कुछ और जाता है या हमें कुछ मतलब दिखाया कुछ और जाता है, बट उसकी मीनिंग कुछ अलग ही होती है। जैसे जो यहाँ पे कैरेज है, जो स्कूल है, जो फील्ड्स हैं एंड जो हाउस है, इन सब की यहाँ पे सिंबलिक मीनिंग है, ठीक है। वो क्या है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। जो कैरेज है वो यहाँ पे सिम्बलाइज करता है जो लाइफ की जो जर्नी होती है, ठीक है, जो लाइफ का जो सफ़र होता है टुवर्ड्स डेथ, तो वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है कैरेज से, ठीक है। उसके बाद जो स्कूल है वो सिंबलाइज करता है लाइफ की जो बिगिनिंग होती है, ठीक है, मतलब जो शुरुआत होती है लाइफ की, तो वो यहाँ पे स्कूल से रिप्रेजेंट होती है कि जो स्कूल है उसी में हम चीज़ें सीखते हैं। उसके बाद जो फील्ड्स है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है लाइफ की जो वर्क होती है, मतलब हमें कोई भी मतलब कुछ भी अचीव करना होता है लाइफ में तो हम वर्क करते हैं उसके लिए। उसके बाद जो सेटिंग सन है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ द डे, जो डे है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। या ये भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि जो एंड ऑफ द डे जो है वो डेथ को रिप्रेजेंट कर सकता है कि अब जो इंसान है उसका दिन डल चुका है, उसका मतलब अब उसकी अब मौत आ चुकी है। एंड ये जो हाउस है, हाउस रिप्रेजेंट करता है डेथ को, जो कि फाइनल रेस्टिंग प्लेस है कि आकर हमें कब्र में ही जाना है, ठीक है। तो आई गेस जो सिंबलिज्म पोएटिक डिवाइस है तो वो भी आपको क्लियर है। उसके बाद जो लास्टली जो पोएटिक डिवाइस यूज़ करा गया है मेटाफर, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं।
मेटाफर का मतलब ये होता है जब हम दो डिसिमिलर चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, एज और लाइक का यूज़ नहीं करते, तो उसको मेटाफर कहते हैं। ठीक है, जो लाइन है द रूफ वॉज स्कार्सली विजिबल द कॉर्नर्स इन द ग्राउंड, तो इसमें मेटाफर का यूज़ करा गया है, जिसमें कि जो ग्रेव है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है हाउस से। ठीक है, जो कि पूरी अर्थ में है, बस उसका जो ऊपर का हिस्सा है बस वही दिख रहा है, या मतलब जो ऊपर का उसका हिस्सा है वो स्वेलिंग इन द ग्राउंड है, मतलब ग्राउंड में थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ ही जो मेटाफर है वो भी आपने समझ लिया, या जो बाकी भी पोएटिक डिवाइसेस हैं तो उनको आपने समझ लिया। तो इसके साथ ही जो वीडियो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। आई गेस आपने सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली होगी, जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है, जो थीम्स हैं एंड जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो सब आपको क्लियर है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और वीडियो जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट to press the notification bell. Have a nice day. Thank you.